नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी आपके अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए भाई, आप लोग ये कहते रहते हैं कि बीच बीच में क्लास में नहीं लेता हूं, कुछ व्यस्तताएं भी हैं, है ना। लेकिन मूड फिर बनता है, फिर पढ़ाता हूं। देखता हूं आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है। कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताता हूं। जैसे हम अगर बात करें किसकी, साइंस के प्रश्नों की, विज्ञान के प्रश्नों की, क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे ओरल, जैसे मैं क्लास में आप लोगों से पूछता हूं। और एक बात और, आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि सर कल क्लास क्यों नहीं हुई। बताए दे रहा हूं, जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मेरी क्लास होती रहेगी। यह है सब फ्री आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके मैसेज आने लगते हैं, सर आप अब रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्लास जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं लेता रहूंगा। तो साइंस के अगर हम प्रश्नों की बात करें तो शुरू से शुरू करते हैं विज्ञान से ही, विज्ञान के परिचय से। और चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन पूछता चला जाऊंगा। मतलब एक दिन में या 1 घंटे या आधा घंटे में जो भी प्रश्न बन पाएंगे वो मैं पूछ डालूंगा। और उसके बाद प्लान तो मेरा ये है कि कुछ क्वेश्चन ले करके सामने और सॉल्व करवाता रहूंगा, है ना। जैसे अगर हम विज्ञान के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि विज्ञान के जनक कौन है, आप सबको पता है अरस्तु। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आगे जो है टॉप पर जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ऐसे ही बायोलॉजी के जनक कौन है, तब भी क्या बता देंगे, अरस्तु है ना। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, बायोलॉजी और जूलॉजी, दोनों के जनक किसको मान लिया जाता है, अरस्तु को। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपसे पूछा जाएगा साइंस के जनक कौन है, तब भी आप क्या बताएंगे, अरस्तु। पूछा जाएगा बायोलॉजी के जनक कौन है, तब भी आप क्या बताएंगे, अरस्तु। जूलॉजी के जनक पूछा जाएगा तब भी आप क्या बताएंगे, अरस्तु। जब आपसे पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान यानी फादर ऑफ बॉटनी, तो आप लोग क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तब आप लोग क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस, है ना। कौन है, थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टस। आपको पता है, चल गया है कि साइंस के, बायोलॉजी के, जूलॉजी के, बॉटनी के जनक कौन है। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की, तो भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। और ये न्यूटन महोदय जो हैं वो लिंकनशायर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, लिंकनशायर, याद रखिएगा। वर्तमान समय में इंग्लैंड में पड़ता है ये लिंकनशायर। लेकिन अब प्रश्न ये भी बनता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। जब पूछा जाएगा रसायन विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो क्या बताएंगे, आंतोनी लेवासिए। ये 6-7 फैक्ट थे जो आप याद रखिएगा। अब देखिए, जब भी हम शुरू करते हैं तो बायोलॉजी से प्रश्न वैसे ज्यादा बनता है। अगर हम रेलवे की बात ना करें तो रेलवे में ये देखा गया है कि फिजिक्स से और केमिस्ट्री से, न्यूमेरिकल से भी प्रश्न बनते हैं। और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री का बायोलॉजी की अपेक्षा रेशियो क्या होता है, प्रश्न पूछने का ज्यादा होता है। अदर एग्जाम जो भी हैं, चाहे यूपी SSC हो, चाहे सुपर टेट हो या टेट हो, है ना, या मान लीजिए SSC CGL है, या इवन PCS और समीक्षा अधिकारी है, इनमें भी ये देखा गया है कि बायोलॉजी से प्रश्न ज्यादा बनते हैं।
तो एक एक कराते रहेंगे। वैसे पढ़ना हम लोगों को सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ स्किप करना है ना। जब क्वेश्चन ओरिएंटेड ही स्टडी करना है तो बायोलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, है ना, ऐसे ही हम लोग आगे स्टडी करते रहेंगे। अब देखिए बात करते हैं अगर हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, बॉटनी से कम बनते हैं, रेशियो जो रहा है। और जूलॉजी में भी जो प्रश्न बनते हैं वो ह्यूमन बॉडी से बनते हैं। आप देखिए प्रीवियस ईयर के पेपरों को आप देखते रहिए, सही तैयारी क्या होती है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते रहिए, उनके क्वेश्चंस को देखते रहिए और ये समझते रहिए कि किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा गया है और कहां से कम पूछा गया है। क्योंकि एक बात बता दें, जो लोग सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहते हैं वो विद्वान बन जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेक्ट करके पढ़ता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेक्ट करके पढ़ना जानता है, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों को तो बहुत कुछ पढ़ना है, आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है और सारी चीजें इस ब्रेन में भी रखना है, और जबकि ब्रेन में ऑलरेडी बहुत बवाल भरा हुआ है, उसको निकाल के ये सारी चीजें रखना है। तो जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप मैथ नहीं पढ़ेंगे, आप रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे, आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ना है। साथ में जीएस में सारे पोर्शन जब आपके क्या हो, बैलेंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, तभी क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा होगा। और सिलेक्शन कब होगा, जब हर सब्जेक्ट आपका क्या हो, लगभग बैलेंस हो। ऐसा ना हो किसी विषय में आप शून्य की तरफ बढ़ रहे हो, तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। जब बैलेंस होता है तो फिर क्या होता है, वो स्कोर जुड़ करके बड़ा स्कोर बन जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी की, हम लोगों का जो शरीर है या किसी भी जीव का शरीर हो, जीव में तो वास्तव में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं, कहने का मतलब प्लांट भी आ जाते हैं और एनिमल भी आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, तो क्या बताएंगे, जीव में, लिविंग्स में आ जाते हैं। अब देखिए मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, कोई भी जीव हो उसकी सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। ये तो परिभाषा हुई, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कोशिका से प्रश्न बन सकते हैं। क्या क्या प्रश्न बनेंगे, कोशिका की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने किया। पूछा जाएगा सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बता देंगे, स्लाइडेन और स्वान ने दिया। पूछा हुआ प्रश्न है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, क्या कहलाता, साइटोलॉजी। आप सबको पता है कोशिका भाई दो प्रकार की होती, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, या कुछ बुक्स ऐसा भी लिख देती हैं कि नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। यूपीपी की वैकेंसी आने वाली, यूपीपी में यही सेल से प्रश्न बना था, प्लांट सेल और एनिमल सेल से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से, आप चेक कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसी में क्या आता है, थोड़ा फास्ट रिवीजन और साथ में क्वेश्चन, क्लियर है ना, तो थोड़ा सा फास्ट। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं मेरे या अपने इस चैनल पर, तो वो मुझसे क्लास में पढ़ भी चुके हैं, उनके पास नोट्स होगा, रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी चीजें आप पढ़ चुके हैं वो आपको याद रहें, कंठस्थ रहें, पेपर में पूछा जाए आप कर ले जाएं, तो उसके लिए ये क्लास बहुत अच्छी है। और जो लोग मान लीजिए इस समय एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अग्निवीर वालों के लिए क्या है, अप्रैल में एग्जाम है,
उनको क्या चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी पूछे जा सकते हैं, वो क्या है, कम समय में उनको बता दिए जाएं, वो सुन लें और उनको याद हो जाए। सुपर टेट वालों के लिए कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो आपके लिए लाभ ही लाभ रहेगा, नुकसान तो कभी होता ही नहीं है ना। तो मैं बात कर रहा था यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत क्या आता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कौन कौन सी कोशिका आती, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंतर से प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की अंग्रेजी होती है सेल वॉल, कौन सी कोशिका में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पादप कोशिका। मतलब प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो भी प्लांट सेल होती है उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित लवक या क्लोरोफिल जैसा शब्द दे दें, किसमें पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, प्लांट सेल में पाया जाता है। दोनों अंतर पर प्रश्न बने हैं, यह चीज याद रखिएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों पर प्रश्न बने हैं। याद रखिएगा प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है और साथ में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, हरित लवक भी पाया जाता है। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बना है कि जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस चीज की बनी होती है भाई, 4 विकल्प दे देंगे, सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, इनमें से कोई नहीं। पूछेंगे पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस चीज की बनी होती, याद रखिएगा सेलुलोज की। प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो सेलुलोज है ये वस्तु में क्या है, प्रोटीन है कि विटामिन है कि फैट है कि कार्बोहाइड्रेट है, तो आप क्या बताएंगे, सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी सेलुलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना। और आप सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पढ़िए तो आपको पता है कि पहले सेलुलोज का डाइजेशन हम लोग कर ले जाते थे, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में एक अंग होता था, उसका नाम क्या था, वर्मी फार्म अपेंडिक्स। हिंदी में बोलते हैं क्रमिरोमी परिशेषिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमिरोमी परिशेषिका। उसका कार्य होता था सेलुलोज को पचाना। लेकिन अब हम लोग उतनी मात्रा में सेलुलोज नहीं खाते हैं, उतनी मात्रा में सेलुलोज नहीं खाते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ है भाई, धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो वो वर्मी फार्म अपेंडिक्स थी वो अब अवशेषी अंग बन गई। तो अब हम लोगों में उतना ज्यादा सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। कुछ मात्रा में जो सेलुलोज खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है। क्लियर। एक चीज और याद रखिएगा, राजस्थान पीसीएस में अदर एग्जामों में भी एक प्रश्न पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है। कोशिका में ही क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती। ऐसा भी प्रश्न बना है कि लाइपोप्रोटीन का अर्थ क्या है, तो क्या बताएंगे, लाइपोप्रोटीन का अर्थ लिपिड और प्रोटीन होता है। लाइपोप्रोटीन का अर्थ क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए जीवद्रव्य की अगर हम बात करें, कोशिका भित्ति से प्रश्न बन गए, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य से भी प्रश्न बनते हैं, जीवद्रव्य से भी प्रश्न बनते हैं। जीवद्रव्य की अंग्रेजी क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहली बात तो कोशिका में क्या होता है, जीवद्रव्य होता है, और जीवद्रव्य में याद रखिएगा लगभग 80% क्या होता है, पानी होता है। 80% क्या होता है, वाटर होता है। बाकी 20% में क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका के अंग। जैसे कोशिका के अंगों की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का अंग है। राइबोसोम क्या है, कोशिका का अंग है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कोशिका का अंग है। गोल्जी काय क्या है, कोशिका का अंग है। न्यूक्लियस क्या है, कोशिका का अंग है। लाइसोसोम क्या है, कोशिका का अंग है। हरित लवक क्या है, कोशिका का अंग है।
इन सब से प्रश्न बनते हैं। कैसे? जैसे पूछा जाएगा माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया? क्या बताएंगे भाई? कोलिकर। किसने किया? कोलिकर। पूछा जाएगा कोशिका के किस अंग के अंदर क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस की क्रियाएं संपन्न होती हैं? ये दोनों क्रियाएं वास्तव में एनर्जी निर्माण के लिए होती हैं, जिनके माध्यम से एटीपी बनता है। ये दोनों क्रियाएं माइटोकांड्रिया में होती हैं, याद रखिएगा। कहां होती हैं? माइटोकांड्रिया में होती हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। केंद्रक में तो सबको पता है डीएनए होता है भाई। पूछा गया केंद्रक के अलावा कोशिका के और किस अंग में डीएनए पाया जाता है? याद रखिएगा माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया को पूछा जाता है बायोप्लास्ट की संज्ञा किसे प्राप्त है? तो क्या बताएंगे? माइटोकांड्रिया को। पूछा जाएगा माइटोकांड्रिया सिद्धांत किसने दिया था? सी वेंडा ने। किसने दिया? या पूछा जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? माइटोकांड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? माइटोकांड्रिया। ऐसे राइबोसोम। पूछा जाएगा राइबोसोम की खोज किसने किया? पैलाडे ने। किसने किया था? पैलाडे ने। पूछा जाएगा राइबोसोम को सबसे पहले देखा किसने था? दोनों में अंतर है। खोज तो किया पैलाडे ने, लेकिन देखा किसने था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। किसमें देखा था? सेम की जड़ में देखा था। किसमें देखा था? सेम की जड़ में देखा था। क्लियर है ना भाई? एक चीज और याद रखिएगा, पूछेंगे राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? क्या बताएंगे? राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण। क्लियर है ना? राइबोसोम का कार्य पूछ लेंगे, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऐसे ही अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोशिका का कौन सा अंग है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, आंसर में हमेशा लगाइएगा राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? राइबोसोम। एक प्रश्न और याद रखिएगा, पूछा गया है कि कोशिका का कौन सा अंग सबसे छोटा होता है? राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। एक बात भाई याद रखें कि ये क्लास या वीडियो कह सकते हैं, थोड़ा छोटा भले ही होगा, लेकिन गागर में सागर वाला होगा, है ना? रिवीजन के लिए बेहतर होगा, है ना? बहुत बड़ा वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फिर टाइम लगेगा, है ना? वो वैसा नेटवर्क होना चाहिए तब अपलोड हो सकता है, इस कारण से भी छोटा रहेगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको मिल सकते हैं। बाकी आप लोग अगर चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ठीक है, ये आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए बढ़िया है ना? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।